स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी जो बोर्ड एग्ज़ाम आ रहे हैं उसकी तैयारी भी अच्छे ही चल रही होगी। जैसे कि आपको मालूम है कि 24 मार्च से आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं और आपका पहला एग्ज़ाम 24 को हिंदी का है। तो आप सब लोग अपनी तैयारी कर रहे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैथ्स के टॉपिक्स के लिए, मैथ के सब्जेक्ट के लिए मैं आपके लिए कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस लेके आया हूँ। आज मेरा फर्स्ट वीडियो मैथ का, तो इस पे मैं आपको बताऊंगा सारे जितने भी चैप्टर्स हैं आपके, उसके फार्मूले आपको कंप्लीट कराऊंगा। फार्मूले कंप्लीट कराने के बाद मैं पर डे आपको एक वीडियो दूंगा जिसमें मैक्सिमम कोर्स कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा। जितने भी मैथ्स के कॉन्सेप्ट हैं उनको कंप्लीट कराऊंगा और आप कम समय में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं उसकी मैं तैयारी आपको पूरी तरीके से कराऊंगा। तो जैसे ही आपको ये चैनल्स के वीडियो मिले आप उसको तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अब आपके जो बचे हुए 10 डेज़ हैं उस पे मैं आपको किस तरीके से 70 में से आप मैथ में 60 मार्क्स ला सकते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए आज हम लोग शुरुआत करेंगे। फर्स्ट चैप्टर जो है आपका रियल नंबर, जिसको वास्तविक संख्याएं बोलते हैं, उसको करने की कोशिश करेंगे। उसमें कौन कौन से फार्मूले हैं, कौन कौन से कॉन्सेप्ट बनते हैं, उसकी आज हम लोग जानकारी लेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर फर्स्ट, रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। ठीक, तो चलिए सबसे पहले इस पे आप पढ़ेंगे यूक्लिड डिवीज़न लेमा। ये यूक्लिड डिवीज़न लेमा क्या होती है? ए एंड बी एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स, देन देयर एग्जिस्ट्स यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर। ए और बी दो आपके पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, देन तब जो आपके यूनिक इंटीजर्स हैं वो हैं क्यू और आर। यूनिक का मतलब होता है अद्वितीय। तो ए इज इक्वल टू बनेगा बी क्यू प्लस आर, वेयर जीरो आर की जो वैल्यू होगी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू ज़ीरो एंड लेस देन बी। बी से आपकी आर की वैल्यू होगी कम। ये आपका क्या होता है, इस तरीके के सवाल आपके एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं। आपको दिया होगा ए प्लस क्यू, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आपसे पूछेगा ए, यहाँ पे आर की वैल्यू पूछेगा जीरो लेस देन आर इक्वल टू आर एंड आर लेस देन बी। इस तरीके से आपके 4 ऑप्शन दिए होंगे। किसी में ग्रेटर देन जीरो दिया होगा, किसी में स्मॉलर देन जीरो दिया होगा, किसी में आर की वैल्यू ग्रेटर देन भी दिया होगा और किसी में लेस देन भी दिया। तो इस तरीके का आपको जहाँ पे भी मिलेगा वही ऑप्शन आपका सही होगा। चलेंगे आगे। दूसरे नंबर पे दिया गया इफ़ क्यू इक्वल टू 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n फॉर सम नॉन निगेटिव इंटीजर्स m एंड n। कह रहा है कि q कोई आपका एक इंटीजर्स है जिसमें 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के बेस पे है, और ये जो हैं आपके m और n हैं वो निगेटिव नहीं है, मतलब माइनस में नहीं है। तब आपका पूछेगा P अपॉन क्यू इज़, जो आपका रेशनल नंबर बनेगा P अपॉन क्यू के रूप में, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा जिसे शांत डेसिमल आप कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं 1/5, 1/8। मतलब है इसका कि 1/5 और 1/8 ये 5 से 1 पूरी तरह डिवाइड होगा और 8 से भी 1 पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट की ओर। दूसरा देखेंगे, इफ़ क्यू डज नॉट इक्वल टू 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। अगर जो आपका क्यू इंटीजर्स है 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m पे फॉर्म पे है, तो p अपॉन क्यू जो होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा, जिसे अशांत आवर्ती डेसिमल या दशमलव कहते हैं। जैसे 1/3, 3 से आप 1 को डिवाइड करेंगे तो पूरी तरह डिवाइड नहीं होगा। उसी तरीके से 2/17 को भी आप डिवाइड करेंगे तो 17 से 2 जो होगा वो पूरी तरह डिवाइड नहीं होगा। 3/7, 7 से आप 3 को डिवाइड करेंगे तो वो भी आपका पूरी तरह से डिवाइड नहीं होगा। कुछ समय तक डिवाइड होने के बाद आपके जो नंबर्स होंगे वो फिर से काउंट में आने लगेंगे। आगे देखते हैं, आगे क्या दिया है आपका। आगे दिया गया है फॉर 2 नंबर्स ए एंड बी। तो आपने पढ़ा होगा HCF ए और बी का इंटू LCM ए एंड बी का बराबर होता ए इंटू बी के। मतलब HCF इंटू LCM इक्वल टू ए इंटू बी। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर,
एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। इसे बोलते हैं महत्तम समापवर्तक और इसे बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक। चलेंगे नेक्स्ट की ओर। दूसरा आप देखेंगे, आपका दूसरा चैप्टर, यहाँ से आपके जो चैप्टर फर्स्ट थे उसके जितने भी फार्मूले बनते थे वो कंप्लीट हो गए। अब इसमें से एक आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा कि √2 इज़ रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। तो जब हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इनको किस तरीके से करना है। आपकी लिए ये आज की जो क्लास है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जैसे ही इनको देखेंगे तो आप इनके नोट्स बना लीजिएगा। नोट्स बनाते ही आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई आपको कितने फार्मूले याद थे और कितने नहीं याद हैं। ना याद होने वाले फार्मूले को आप तुरंत फिर से नोट बना लेंगे। आगे देखिए, आपका चैप्टर है पॉलिनोमियल। वैसे तो आपका पॉलिनोमियल जो चैप्टर है वो कट गया है, फिर भी मैंने सोचा कि आपको पॉलिनोमियल के बारे में जानकारी होनी चाहिए, इसलिए मैंने पॉलिनोमियल का बना दिया। पॉलिनोमियल्स होता है बहुपद, जिसे आप बहुपद कहते हैं। देखिए बहुपद में क्या होता है, एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म बाई px इक्वल टू a0 प्लस ax प्लस a2x² प्लस an अप टू डॉट डॉट दिया गया an x की पावर n तक दिया गया है आपका। ठीक है, इसमें क्या वेयर an इज डज नॉट इक्वल टू 0, जो आपका an है वो 0 नहीं होगा, तो इसे आप कहेंगे पॉलिनोमियल x ऑफ डिग्री n। जो x की डिग्री होगी वो कितनी होगी, आपकी n होगी, जो आपकी पावर होती वो। आगे देखेंगे लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसे एक घातीय बोलते हैं। यहाँ पे एक पदी लिखा हुआ है, यहाँ पे पदी की जगह घातीय होगा। तो लीनियर पॉलिनोमियल एक घातीय बहुपद जिसकी घात 1 हो। कितनी हो, डिग्रीज 1, मतलब जिसकी घात 1 हो वहाँ पे आपका होगा एक घातीय। तो देखिए 3x - 5 दिया गया है, √2x + 3 दिया गया है, तो यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे भी x की पावर 1 है, तो ये एक घातीय में आ जाएगा। आगे देखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसे आप द्विघातीय कहते हैं। इसमें डिग्री कितनी होगी, मैक्सिमम 2 डिग्री होगी आपकी। देख लीजिए सकते हैं आप, 3x² + 5x + 2 दिया गया है। यहाँ पे डिग्री कितनी है 2, यहाँ पे डिग्री x की कितनी है 2, और यहाँ पे भी x की डिग्री कितनी 2। तो जब 2 है तो ये क्वाड्रेटिक बनेगा, जिसे 2 घातीय बोलते हैं। आगे आप देखेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिसे त्रिघातीय बोलते हैं। इसमें घात कितनी होंगी, आपकी 3 होंगी। तो देखिए डिग्री कितनी दी गई है, 3। अब यहाँ पे देखेंगे एग्जांपल में 2x³ + 3x² + 8x + 5, ये आपका जो होगा ये आपके 3 घात दिया है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, या आप इसे कहेंगे त्रिघातीय बहुपद। आगे देखेंगे आप रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आप रिलेशन देखेंगे कि जो आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोज जो मूल होते हैं, जो कोफिशिएंट होते हैं द्विघात समीकरण के, उनमें क्या होता है। सबसे पहले ax² + bx + c, ये मानक समीकरण होता है इसका। आगे देखेंगे सम ऑफ जीरोज कि जीरोज क्या होते हैं, सम ऑफ जीरोज क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, हम लोग इसको देखेंगे। तो देखिए सम ऑफ जीरोज जो आपके मूलों का योग होता है वो कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ x² के रेशियो होता है। x का मतलब ये b, x² का मतलब a। ठीक, ये x² का कोफिशिएंट और ये x का कोफिशिएंट, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², ये हो गया। इसके अगर जीरोज अल्फ़ा और बीटा हो तो अल्फ़ा + बीटा बराबर -b/a बनता है। इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ जीरोज देखेंगे। प्रोडक्ट का मतलब आप समझते हैं गुणनफल, जो आपके मूल हैं उनका गुणनफल। तो कांस्टेंट जो c होता है वो आपका कांस्टेंट कहलाता है। कोफिशिएंट ऑफ x², यही a हो जाएगा। तो अगर जीरोज अल्फ़ा बीटा हैं तो अल्फ़ा × बीटा = हो जाएगा c/a। आगे आप देखेंगे को इक्वेशंस के बारे में। आपको एक इक्वेशन दी गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, द्विघात समीकरण की। किस तरीके से आप इसको फाइंड करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए x² - सम ऑफ जीरोज x + प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो देखिए x² - सम ऑफ जीरोज का मतलब आपका अल्फ़ा + बीटा या मूलों का योग, फिर बाहर x लिखेंगे, फिर प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का मतलब मूलों का गुणनफल अल्फ़ा × बीटा। इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि चैप्टर 2 के जो पॉलिनोमियल इस बार आपका कैंसल आउट हो गया है, कट गया है। जब 30% रिड्यूस किया गया था तो इस बार यूपी बोर्ड में कट गया, लेकिन फिर भी मैंने आपको इसका ब्रीफली
यूज़ बता दिया कि इसका यूज़ आपको कहाँ करना है, क्योंकि आप जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी, जब द्विघात समीकरण पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको इन फार्मूलों की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलें अगला चैप्टर देखते हैं, थर्ड। अब देखिए आपका थर्ड चैप्टर दिया गया है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, मतलब दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक, ये क्या होता है? सबसे पहले तो हमें इसके बारे में मालूम होना चाहिए क्या होता है। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 वेयर a and b c are the real number, a does not equal to 0, b does not equal to 0 is called the linear equation in two variables। वेरिएबल्स कौन है? x और y। तो एक देखिए, एक ऐसी इक्वेशन जो ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म पे हो, जहाँ a कॉमा बी कॉमा सी ये आपके रियल नंबर होने चाहिए, जिनकी वैल्यू आपकी 0 नहीं होनी चाहिए, इसे आप कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जिसे दो चर वाले रैखिक युग्म बोलते हैं। x और y इसके वेरिएबल्स होंगे। आगे देखिए आपके दिया गया है द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द लीनियर इक्वेशन। लाइन किस तरीके से रिप्रेजेंट करती हैं लीनियर इक्वेशंस को। देखिए, एक तो दी गई a1x प्लस b1y प्लस इक्वल टू c1, एक तो ये लाइन है, एंड दूसरी है a2x प्लस b2y इक्वल टू c2, ये आपकी दूसरी लाइन। अब इनकी कंडीशंस क्या हैं, किस तरीके से ये एक दूसरे को शो करती हैं, तो देखिए आपके सामने आ गया, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, मतलब a1/a2 का रेशियो जो है b1/b2 के रेशियो के बराबर नहीं है, उनका अनुपात जो है वो दोनों का बराबर नहीं है। तब क्या होगा, लाइन इंटरसेक्ट करेंगे, मतलब लाइन एक जगह पे कट करेंगी। ठीक, यूनिक सोल्यूशन मतलब एक सोल्यूशन होगा, अद्वितीय हल होंगे। कॉन्सिस्टेंस सोल्यूशन मतलब संपाती होंगे। आगे a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, इस तरीके का है, मतलब तीनों का रेशियो बराबर है। a1/ मतलब x का, y का, और जो कांस्टेंट है उन तीनों का रेशियो अगर आपस में बराबर है तो इन्फिनेटली मैनी सोल्यूशन, बहुत सारे सोल्यूशन होंगे उसके। कोइंसिस्टेंस सोल्यूशन होंगे, कोइंसिडेंट होंगी आपकी लाइनें, और लाइनें जो होंगी एक के ऊपर एक होंगी, क्योंकि लाइन जो है बहुत सारे सोल्यूशन है, मतलब एक के ऊपर एक लाइन जा रही है। तीसरा देखेंगे a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। इसका मतलब ये है कि a1 और a2 का रेशियो बराबर b1 और b2 के रेशियो के, लेकिन a1/a2 का रेशियो ना बराबर है c1/c2 के, और ना ही b1/b2 का रेशियो बराबर है c1/c2 के। तो यहाँ पे जब लाइनें कट ही नहीं करेंगी तो सोल्यूशन ही नहीं होंगे, तो नो सोल्यूशन मतलब कोई हल नहीं होगा। लाइन पैरेलल, और दोनों लाइनें जो होंगी वो एक दूसरे के समांतर होंगी। हम लोग आगे देखेंगे कि इस तरीके को इक्वेशंस को किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे जब इस तरीके की आपको इक्वेशंस मिलें। तो देखिए, इसके 3 मेथड दिए गए, 3 विधियों द्वारा हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए आपके सामने पहली विधि आ रही है। पहली विधि क्या है? सब्स्टिट्यूशन मेथड, मतलब प्रतिस्थापन विधि। आपने क्रिकेट में देखा होगा कि एक प्लेयर जब जाता है बाहर तो उसके स्थान पर दूसरा प्लेयर आता है, तो सेम एज इट वैसे ही सब्स्टिट्यूशन मेथड, वहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट यूज़ करते हैं और यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूशन का यूज़ करेंगे, मतलब एक एक्स की वैल्यू एक इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे। ठीक, फर्स्ट इक्वेशन से एक्स की वैल्यू या वाई की वैल्यू लाएंगे और दूसरी इक्वेशन में उस वैल्यू को एक्स के प्लेस पे रख देंगे। आगे है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है? एलिमिनेट करना, मतलब एलिमिनेट का मतलब भाग लेना, दोनों को बराबर करना। ठीक, तो x और y दो होते हैं, दो वेरिएबल्स, तो हम उनको क्या करेंगे? बराबर करेंगे। दो इक्वेशंस में या तो हम x के कोफिशिएंट को बराबर करेंगे या फिर y के कोफिशिएंट्स को बराबर करेंगे। ठीक, इसको बोलते हैं विलोपन विधि। क्या बोलते हैं आप? विलोपन विधि। फिर आगे आपका एक और दिया गया है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या दिया गया है आपका? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जिसे ब्रज गुणन खंड विधि कहते हैं। अब हम लोग इसको जितनी ज़्यादा डिटेल्स है, जब हम इसके क्वेश्चंस लगाएंगे तब आपके इस मेथड्स का यूज़ करेंगे कि हम लोग इनकी जो इक्वेशंस आएंगे उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। अब हम लोग मूविंग अहेड। नेक्स्ट चैप्टर है आपका 4 आपको मालूम ही है कि कौन सा चैप्टर है आपका 4 है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सा है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपका। तो चलते हैं 4 चैप्टर की ओर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसे हम लोग कहते हैं द्विघात समीकरण। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, द्विघात समीकरण। अभी आपको मैंने बताया था ax² + bx + c = 0,
ये मानक समीकरण था जिसे स्टैंडर्ड फार्मूला हम लोग बोलते हैं। आगे दिया गया इफ़ अल्फ़ा कामा बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर अल्फ़ा और बीटा जीरोज हैं या रूट्स हैं या मूल हैं किसी द्विघात समीकरण के, तो द्विघात समीकरण क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा ब्रैकेट एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, ये आपका बनेगा। आगे देखिए डिस्क्रिमिनेंट के बारे में दिया गया है, डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट, जिसे हिंदी में बोलते हैं विविधकर। देखिए डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, और इसके भी आपकी 3 पोजीशंस होती हैं। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे आपकी 3 पोजीशंस दी गई हैं। डी इज़ ग्रेटर देन जीरो, जब डी की वैल्यू आपकी किससे बड़ी हो, जीरो से बड़ी होगी, तो जो रूट्स होंगे 2 रूट्स बनेंगे और दोनों ही रियल होंगे। मतलब जो 2 वैल्यूज़ आएंगी एक्स की या जो भी डी की मान आएंगे वो दोनों क्या होंगे, रियल होंगे, वास्तविक होंगे। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ ग्रेटर देन जीरो होगा आपका। डी इक्वल टू जीरो, जो विविधकर है आपका, वो डिस्क्रिमिनेंट है जो आपका, वो जीरो के बराबर है। तो दोनों रूट्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे, दोनों मान जो होंगे वो जीरो के बराबर होंगे। आप यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर जीरो आ जाएगा। आगे दिया गया है डी इज़ लेस देन जीरो, अगर डी की वैल्यू जो है आपकी जीरो से छोटी है तो नो रियल रूट, तो वहाँ पे जो मान आएगा वो रियल नहीं आएंगे, वे वास्तविक नहीं आएंगे, वो इमेजिनरी आएंगे, काल्पनिक आएंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ लेस देन जीरो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। इससे निश्चित तौर पे आपको एक सवाल ज़रूर से ज़रूर आपके बोर्ड एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, इसलिए इसके जब मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा तो बहुत ही अच्छे से आप लोग करिएगा। चलते हैं अगला क्या है, देखिए सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक द्विघात सूत्र द्वारा किसी द्विघात समीकरण को हल करना। देखिए क्या है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अभी आपने ऊपर देखा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फार्मूला, उसी से हम लोगों ने बी ए और सी निकाला है, वही आपकी वैल्यू होगी, और इसी को हम लोग धराचार विधि भी कहते हैं। तो यहाँ से आपके जो 4 चैप्टर थे उनकी जो फार्मूले थे वो मैंने आपको कंप्लीट करे। चलते हैं हम लोग 5th चैप्टर की ओर। अगला चैप्टर देखिए 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेस दिया, जिसे समांतर श्रेणी कहते हैं। वैसे तो आपका ये भी इस बार कट गया, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि अर्थमेटिक क्या थी, जो समांतर श्रेणी वो क्या है आपकी। देखिए अ सीक्वेंस इन विच ईच टर्म्स डिफर फ्रॉम इट्स प्रीसीडिंग टर्म्स बाय द कांस्टेंट इज कॉल्ड NAP। मतलब एक सीक्वेंस दी हो, एक ऐसी सीरीज़ दी हो आपकी जिसमें अलग अलग वैल्यूज़ दी गई हो, लेकिन उनका जो डिफरेंस हो वो कांस्टेंट हो, इसे हम लोग कहेंगे AP। मतलब एक सीरीज़ दी गई 1 2 3 4 5 करके ऐसे, तो अगर आप उसको माइनस करें, 2 में से 1 माइनस करें तो 1 आएगा, 3 में से 2 माइनस करें तो भी 1 आएगा, 4 में से 3 माइनस करें तो भी 1 आएगा। तो यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंट है वो कांस्टेंट है, नियत है, ना बढ़ रहा है और ना ही घट रहा है। तो ये सीरीज़ जो होगी वो आपकी AP में होगी, ठीक, समांतर श्रेणी में। आगे देखिए फाइंड द जनरल टर्म्स ऑन AP। एनवा पद किस तरीके से निकालते हैं, तो TN बराबर आता है A प्लस N माइनस 1D, ये आपका होता है। A होता है फर्स्ट टर्म, D होता है कॉमन डिफरेंस जिसे आप सर्वांतर बोलते हैं, और A होता है प्रथम पद, ठीक है। आगे देखिए N टर्म्स फॉर्म इन, अंतिम से N पद ज्ञात किस तरीके से करते हैं, तो L माइनस N माइनस 1D दिया गया है। L जो होगा वो आपका लास्ट टर्म या अंतिम पद होगा। आगे देखते हैं इसी का मीन किस तरीके से निकालते हैं हम लोग। मीन ऑफ AP, समांतर श्रेणी का माध्य किस तरीके से निकालते हैं, तो 1/2 A प्लस B। अगर समांतर श्रेणी में आपको 3 पद मानने हैं तो A माइनस डी कॉमा A प्लस डी, 4 पद मानने हैं तो A माइनस 3D A माइनस डी A प्लस डी A प्लस 3D। अगर 5 मानने हैं तो A माइनस 2D A माइनस डी A प्लस डी A प्लस 2D, ये हो जाएंगे। आगे देखेंगे आप सम ऑफ N टर्म, अगर N पदों का योग निकालना है आपको तो किस तरीके से निकालेंगे। देखिए N पदों का योग Sn बराबर होता है N/2 ब्रैकेट 2A प्लस N माइनस 1D। Sn बराबर हो जाएगा N/2 A प्लस L, क्योंकि L की जो वैल्यू होती है वो आपको पता है A प्लस N माइनस 1D के बराबर होता है। यहाँ से आपका जो चैप्टर 5 था वो भी कंप्लीट होगा। अब हम लोग चलेंगे चैप्टर 6 की ओर। देखिए अब चैप्टर 6 क्या है आपका, क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री, जिसे हम निर्देशांक ज्यामिति बोलते हैं।
डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंटों के बीच की दूरी किस तरीके से, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी किस तरीके से निकालते हैं। देखिए तो आपका फार्मूला दिया है स्क्वायर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। आपसे पूछा जाए ओरिजन्स के पॉइंट क्या होते हैं, तो आप यहाँ से देख सकते हो ओरिजन के पॉइंट 0,0 होते हैं, जिसे मूल बिंदु आप बोलते हैं। एनी पॉइंट ऑफ द एक्स एक्सिस ऑफ द फॉर्म, अगर एक्स अक्ष पर कोई बिंदु है तो एक्स अक्ष के निर्देशांक होंगे x,0। अगर इसी तरीके से वाई अक्ष पे बिंदु होंगे तो वाई अक्ष पे कोई रेखा होगी तो 0,y होगी। आपका सेक्शन फार्मूला देखिए दिया गया है, जिसे खंड, सेक्शन मीन्स खंड होता है, खंड खंड करना मतलब फार्मूला। इंटरनली है तो अंताखंड बोलेंगे, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 ये लगेगा। y इक्वल टू इसी तरीके लगेगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 लगेगा। अगर आपसे पूछा जाए मिड पॉइंट का, किसका पूछा जाए, मिड पॉइंट का, तो मिड पॉइंट x इज इक्वल टू होता है x1 प्लस x2/2, y इक्वल टू होता है y1 प्लस y2/2। तो इस तरीके से अभी हम लोगों ने 6 चैप्टर के कुछ फार्मूले देखे, इसमें और आपके फार्मूले हैं। अगला देखेंगे आप सेंट्रॉइड, जिसे त्रिभुज का केंद्रक बोलते हैं। त्रिभुज के केंद्र के क्या होते हैं, x बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y के देखेंगे तो y1 प्लस y2 प्लस y3/3। एरिया ऑफ ट्रेंगल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल की बात करें तो ट्रेंगल इज इक्वल टू होता है 1/2 ब्रैकेट x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो ये आपका होता है। अगर आपसे इसी तरीके से कह दे 3 पॉइंट्स को लीनियर है मतलब सररेख हैं, तो फार्मूला वही रहता है आपका जो आपने एरिया का लगाया था त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। उसमें से क्या हो जाता है, यहाँ पे 0 आ जाता है आपका, क्या आता है 0, और फार्मूला वही 1/x1 1/2 जो होगा आपका वो कहाँ पे चला जाएगा, 0 पे चला जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो इस तरीके से आपने देखा चैप्टर 6 के जितने भी इम्पोर्टेंस फार्मूले थे वो कंप्लीट हुए आपके। अब हम लोग चलेंगे चैप्टर 7 की ओर, त्रिभुज। देखिए त्रिभुज में आपको कॉन्ग्रुएंस फिगर पता होना चाहिए। कॉन्ग्रुएंस फिगर क्या होता है, सेम साइज होती है और सेम ही शेप होते हैं, मतलब एक ही तरीके दिखते हैं आपके। सिमिलर फिगर्स में क्या होते हैं, इसको सर्वांग सम बोलते हैं। सिमिलर का मतलब समरूप होते हैं। इसमें क्या होता है, सेम शेप होता है लेकिन जो आपका साइज होता है वो अलग अलग होता है आपका, ठीक है। नोट में देखिए क्या दिया गया, आपका एक नोट दिया गया, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है आपका नोट कि 2 कॉन्ग्रुएंस फिगर आर ऑलवेज सिमिलर। दो जो कॉन्ग्रुएंस फिगर होते हैं, जो सर्वांग होते हैं, सम त्रिभुज या फिगर्स होंगे, आकृतियाँ होंगी, वो हमेशा सिमिलर होती हैं। लेकिन जो सिमिलर होंगी जरूरी नहीं कि वो कॉन्ग्रुएंट भी हों। अब देखिए सिमिलरिटीज़, जो समरूपता होती है आपकी त्रिभुज की, वो भी कई टाइप की होती है। एक ट्रिपल है मतलब तीनों एंगल 2 ट्रायंगल्स के बराबर हो गए तो समरूप हो जाएंगे, 2 एंगल बराबर हो जाएं तो भी हो जाएंगे, 3 साइडें बराबर हो जाएं तो भी हो जाएंगी, 2 साइड और 1 एंगल बराबर हो जाएं तो भी हो जाएगा। अब आप किस तरीके से इनके पैरीमीटर्स को निकालते हैं मैं आपको बताता हूँ कि अगर 2 ट्रायंगल्स के पैरीमीटर्स दिए हैं और एक साइड दी है तो आप किस तरीके से उनका निकालेंगे। तो देखिए त्रिभुजों, 2 समरूप त्रिभुज का परिमाप का अनुपात या पैरीमीटर ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल। तो ट्रायंगल ABC अपॉन ट्रायंगल PQR दिया हो तो AB अपॉन PQ का रेशियो होता है, बराबर BC अपॉन QR का रेशियो होता है और बराबर AC अपॉन PR का होता है। तो इनमें से कोई 4 में से कोई 3 चीज़ें दी होंगी और चौथी चीज़ आपको निकालनी होगी। आगे देखिए, आप देखेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल, 2 समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल किस तरीके से निकालते। तो अब क्या होता है, वही होता है जैसे पैरीमीटर होता है, सेम उसी तरीके से ये भी होता है, लेकिन इसमें साइडों में क्या लग जाता है आपका स्क्वायर, AB अपॉन PQ का स्क्वायर, BC अपॉन QR का होल स्क्वायर और AC अपॉन PR का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से आपका जो चैप्टर 7 में कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूले थे वही 1-2 भी फार्मूले हैं। बाकी आपकी उसकी जो थ्योरम है वो मैं जब आपका सवाल कराऊंगा तब मैं इसको कंप्लीट कराऊंगा। आइए अगले चैप्टर की ओर चलते हैं। 8 चैप्टर आपका दिया गया सर्कल। सर्कल का मतलब वृत्त। वृत्त क्या होता है, किसी समतल पे एक नियत बिंदु से समान दूरी पर स्थित समस्त बिंदुओं से बनी आकृति को वृत्त कहते हैं। इट मीन्स, इसका मतलब ये है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट। एक निश्चित दूरी से कोई भी कांस्टेंट
डिस्टेंस किसी समतल पे ली जाती है उसे हम लोग सर्कल कहते हैं। सर्कल पे आपको पढ़ना है इस सेकेंड, या जिसे हम छेदक रेखा बोलते हैं। अ लाइन विच इंटरसेक्ट अ सर्कल इन अ टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, एक ऐसा सर्कल जो दो सर्कल को, एक ऐसी लाइन जो वृत्त को दो जगह पे प्रतिच्छेदित करे। जैसे ये आप देख रहे हैं, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, तो ये जो होंगे आपके, ये छेदक रेखा होगी। ये जो लाइन जाएगी ये आपकी छेदक रेखा कहलाएगी, क्योंकि सर्कल को दो जगह पे काट रहे। इसी तरीके से आपका टेंजेंट देखेंगे। टेंजेंट क्या होता है? स्पर्श रेखा बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? स्पर्श रेखा। अ लाइन मीटिंग अ सर्कल ओनली वन पॉइंट, सर्कल के केवल एक जगह पे, एक पॉइंट पे मिलेगी, तो वो आपकी कहलाएगी स्पर्श रेखा, टेंजेंट। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, एक ये लाइन खींची तो यहाँ पे मिल रही है, एक ये लाइन खींचा तो यहाँ पे मिलेगी, ये वाली लाइन खींचा तो यहाँ पे मिलेगी, इसी तरीके नीचे खींची तो यहाँ पे मिलेगी। और यहाँ से आपका 8 चैप्टर में केवल सेकेंड्स और टेंजेंट ही आपसे पूछा जाएगा कि ये लाइंस क्या होती हैं, इन्हीं के बारे में, और इन्हीं से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। तो इन क्वेश्चंस को हम लोग जब सवाल करेंगे, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को तब करेंगे। आइए अब हम लोग अगला चैप्टर पढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्री। चैप्टर 9 है आपका। देखिए इसमें हम लोगों को पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। साइन थीटा पढ़ना है। साइन थीटा बराबर क्या होता है? पी अपॉन एच, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, जिसे लंब बटे कर्ण बोलते हैं। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस, जिसे आधार अपॉन कर्ण बोलते हैं। टैन थीटा बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन, यहाँ पे आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस दिया गया, लंब बटे आधार। इन्हीं साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, कर्ण अपॉन लंब। सेक थीटा होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, कर्ण अपॉन आधार। कॉट थीटा बराबर होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इट मीन्स आधार बटे लंब। आप इसे लाल बटे कक्का से भी याद कर सकते हैं। लाल बटे कक्का, लाल, एल से लंब, के से कर्ण, ए से आधार, के से कर्ण, और आपका जो होगा यहाँ पे आधार आ जाएगा आपका। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो लाल बटे कक्का से याद करेंगे, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार। पहला आपका साइन होता है, दूसरा जो रेशियो होता है कॉस का होता है, और तीसरा टैन का होता है। अगर आपको 3 याद हो गए तो चौथा ऑटोमेटिक, 6 जो आगे बाकी के 3 बचे वो भी ऑटोमेटिक याद हो जाएँ। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे का अपोजिट होते हैं। साइन का कॉसेक होता है, कॉस का सेक होता है, टैन का कॉट होता है। अब आगे देखेंगे, अगर आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा कर, इस तरीके से पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। पहला जो पी अपॉन एच आएगा ये साइन होगा, फिर बी अपॉन एच जो आएगा ये कॉस होगा, और पी अपॉन बी जो होगा ये आपका टैन होगा। चलते हैं आगे, कुछ और इम्पोर्टेंस फार्मूले पढ़ते हैं। जो आपकी ट्रिग्नोमेट्री है ये आपकी केवल फार्मूले बेस्ड है। अगर आपको इसके फार्मूले आते हैं तो आप सारे क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। जैसे देखिए, साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कॉस सेक थीटा होता है, कॉस थीटा बराबर 1 अपॉन सेक थीटा होता है, टैन थीटा बराबर क्या होता है? 1 अपॉन कॉट थीटा होता है, टैन थीटा क्या होता है? साइन अपॉन कॉस होता है। यदि आगे चलेंगे, कॉसेक थीटा देखेंगे 1 अपॉन साइन थीटा आएगा, सेक थीटा देखेंगे तो 1 अपॉन कॉस आएगा, कॉट थीटा देखेंगे तो 1 अपॉन टैन आएगा, और कॉट को देखेंगे तो कॉस अपॉन साइन आएगा। यहाँ पे आपकी 3 आइडेंटिटीज़ हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपकी बहुत ही ज़्यादा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इससे रिलेटेड अक्सर क्वेश्चन आते हैं। पहली देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर यहाँ से आपको साइन की वैल्यू निकालनी होगी तो कॉस को उस साइड ले जाएंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू बनेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू बनेगा 1। और टैन की अगर वैल्यू निकालनी है तो टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। आगे चलेंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा देखेंगे इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, यहाँ से अगर आप निकालेंगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बनेगा। अब आगे और देखेंगे कि जो ट्रिग्नोमेट्री के कुछ रेशियो वाले होते हैं, आपका क्वाड्रेंट होता है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते हैं। जैसे आपने देखा वो क्वाड्रेंट जो होता है, पहला 0 प्लस थीटा होता है, 90 माइनस थीटा होता है, 90 प्लस थीटा होता है, 180 माइनस थीटा होता है, 180 प्लस थीटा होता है, 270 माइनस थीटा होता है, और फोर्थ जो होता है 270 प्लस थीटा होता है और 360 माइनस थीटा होता है। यहाँ पे देख सकते हैं पहले में 90 माइनस थीटा है, फिर 90 प्लस थीटा है, 180 माइनस थीटा है, 180 प्लस, ये तो दूसरा हो गया। तीसरे में जाओगे तो 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा। चौथे में चले गए तो 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा।
जब 90 और 270 की बात आएगी तो वहाँ पे क्या होगा, चेंज होंगे। साइन कॉस में बदलेगा, टेन कॉट में बदलेगा, कॉस सेक में बदलेगा। 180 और 360 की आएगी तो कोई चेंजमेंट नहीं होगा, ना साइन बदलेगा कॉस में ना कॉस बदलेगा साइन में, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। पहले क्वाड्रेंट की बात करें तो यहाँ पे आल जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होंगे पॉजिटिव होंगे। सेकंड की बात करें तो साइन कॉस सेक पॉजिटिव होंगे। तीसरे की बात करें टेन और कॉट पॉजिटिव होंगे। और चौथे की बात करें तो कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे। आप इसको याद कर सकते हैं। आपका मतलब आल, साले से मतलब साइन और कॉसेक हो जाएंगे, टिकट से टैन और कॉट हो जाएगा, चोर से कॉस और सेक हो जाएगा। तो आप इसको आसानी से याद कर सकते, आपका, साला, टिकट, चोर। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। भाई साले की बात करें तो साला कोई गाली नहीं है आपका, यहाँ पे मैंने आपको केवल याद करने के लिए बताया है कि यहाँ पे आप साले से याद कर सकते हैं। कोई स्टूडेंट्स बोलने लगे कि सर आप तो गाली दे रहे हैं, तो गाली नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे कि आप इसको इस तरीके से याद कर सकते। आपका, साला, टिकट, चोर। आपके से तो ऑल पॉजिटिव पहले वाले के लिए, साला आ जाएगा दूसरा, तो सा से हो जाएगा साइन कॉसेक, टी से हो जाएगा टिक टैन और कॉट, और चोर से सी से कॉस और सेक। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में किस तरीके से बदलते हैं आपके। तो देखिए आप, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा आपका साइन थीटा, क्योंकि पहले में तो सारे पॉजिटिव रहेंगे। टैन कॉट में बदल जाएगा, कॉट टैन में बदल जाएगा, कॉसेक सेक में बदल जाएगा, और सेक कॉसेक में, क्योंकि 90 है तो बदलते भी हैं, और पहले में तो सारे पॉजिटिव ही होंगे। अब जैसे ही आप दूसरे में चलेंगे तो साइन 90 प्लस थीटा दूसरे में प्रवेश कर गए, तो कॉस थीटा, क्योंकि साइन पॉजिटिव रहता है साले से, कॉस 90 माइनस 90 प्लस थीटा करेंगे तो यहाँ पे देखिए माइनस साइन थीटा, क्योंकि कॉस पॉजिटिव नहीं होता है आपका, कॉस कैसा होता है, निगेटिव, तो साइन भी निगेटिव। टैन 90 प्लस थीटा तो माइनस कॉट थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा माइनस टेन थीटा, कॉसेक 90 प्लस थीटा सेक थीटा, क्योंकि साइन का अपोजिट सेक, दोनों पॉजिटिव, सेक 90 प्लस थीटा माइनस कॉसेक थीटा। इसी तरीके से सेकंड क्वाड्रेंट में एक और बनता है आपका, क्या बनता है, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉसेक थीटा, टैन 180 माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, कॉट 180 माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा, कॉसेक 180 माइनस थीटा आपका हो जाएगा कॉसेक थीटा, क्योंकि साइन और कॉस क्या होते हैं, दोनों पॉजिटिव। सेक 180 माइनस थीटा माइनस का सेक थीटा। थर्ड में चलेंगे तो इसी में प्लस लग जाएगा, साइन 180 प्लस थीटा माइनस, और थर्ड में आपको पता है केवल टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, मैंने पहले ही बता दिया। टिकट से याद रखना है, तो कॉस भी माइनस का हो जाएगा, माइनस कॉसेक थीटा, टैन 180 प्लस थीटा तो प्लस करेगा टैन थीटा, कॉट 180 प्लस थीटा तो वो भी प्लस करेगा कॉट थीटा, कॉसेक 180 प्लस थीटा माइनस कॉसेक, और सेक माइनस का आ जाएगा क्योंकि 180 प्लस थीटा है। इसी तरीके से आपके जो थर्ड क्वाड्रेंट है आप उसको भी कर सकते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में कितना जाएगा आपका 270 माइनस पे जाएगा, तो मैंने आपको यहाँ पे लिख के भी दिया है, आप इसको राइट भी कर सकते हैं कि आप किस तरीके से करेंगे। ठीक है, देख लीजिए, मैंने थर्ड क्वाड्रेंट साइन 270 माइनस थीटा माइनस कॉसेक थीटा, कॉस 270 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, टैन 270 थीटा कॉट 270 माइनस थीटा टैन थीटा, कॉसेक 270 माइनस थीटा माइनस कॉसेक थीटा, सेक 270 माइनस थीटा माइनस सेक थीटा। ओके, अब हम लोग चलेंगे आगे कुछ करने वाले हैं इसी तरीके से फोर्थ क्वाड्रेंट का। यहाँ से आप फोर्थ क्वाड्रेंट का देख सकते हैं, आपका दिया गया है साइन 270 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस 270 प्लस थीटा साइन थीटा दिया गया, टैन 270 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा, कॉट 270 प्लस थीटा माइनस टेन थीटा, कॉसेक 270 प्लस थीटा माइनस सेक थीटा, सेक 270 प्लस थीटा कॉसेक थीटा। क्यों? क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए आप। यहाँ पे भी 360 करेंगे, और 360 में जब आप प्लस करेंगे तो फिर वो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा आपका। और ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे tan 1 tan 2 tan 3 अप टू डॉट डॉट, और लास्ट में दे दिया जाए tan 89 tan 88, तो आप उसको चेंज करेंगे और एक दूसरे से कैंसल आउट करेंगे। इस तरीके के क्वेश्चंस जो आप आते हैं एग्ज़ाम में आप उनको सॉल्व करेंगे इससे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आगे देखिए, दिए गए हैं कुछ फार्मूले दिए गए हैं आपके, साइन ए प्लस बी दिया गया है, क्या होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी क्या होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। या माइनस वाले में प्लस लगता है और प्लस वाले में माइनस, ये आपको ध्यान देना होगा।
आगे tan a प्लस बी, tan प्लस बी का tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, tan a माइनस बी tan a, आगे आपका दिया tan a माइनस बी का, तो देखिए tan a माइनस बी का tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a tan b देंगे। साइन 2a का देखेंगे तो 2 sin a cos a होता है। इसी तरीके से cos 2a का भी होता है। cos 2a के आपके दो फार्मूले बनते हैं और दोनों फार्मूले का हम यूज़ करते हैं जहाँ पे 1 कैंसल आउट करना। अगर 1 निगेटिव दिया गया है तो यहाँ पे प्लस वाला लेंगे तो 2 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए लेंगे। अगर निगेटिव में दिया गया 1 यहाँ पे तो पॉजिटिव, अगर पहले से निगेटिव दिया पॉजिटिव दिया होगा तो निगेटिव में लेंगे। 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, यहाँ पे क्या होगा, दिए हुए समीकरण या जो भी आपका दिया होगा अगर वहाँ पे 1 पहले ऑलरेडी माइनस में दिया है तो इस वाले का यूज़ करेंगे। अगर वो पहले से ही पॉजिटिव में दिया है तो इस वाले का यूज़ करेंगे ताकि आपके 1 को 1 से हम लोग कैंसिल कर सकें। आगे हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में जो एंगल्स होते हैं उनकी वैल्यू। साइन 0 की वैल्यू देख सकते हैं आप 0 होती है। साइन 30 की वैल्यू 1/2, कॉस 45 की 1/√2, tan 60 की साइन √3/2 और 90 की 1। कॉस की बात करें तो ये इसका अपोजिट चला आएगा, पीछे वाला यहाँ तो 1, फिर √3/2, फिर 1/√2 1/2 0, मतलब cos 0 की वैल्यू 1, cos 30 की वैल्यू √3/2, cos 45 की 1/√2, 60 की 1/2 और 90 की 0। ये इसके जस्ट अपोजिट होते हैं, ऐसे ही चले जाते हैं। अब tan की बात करें तो tan आपने पढ़ा ही है, साइन अपॉन कॉस होता है, तो 0/1 करें तो 0, 1/2 अपॉन √3/2 करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा ऊपर 1 नीचे 1/√3 आ जाएगा, ये पूरा पूरा कट जाएगा तो 1, फिर √3, फिर इन्फिनेटिव की 1/0 करेंगे, अपरिभाषित होता है। तो आप tan 0 की वैल्यू 0, tan 30 की वैल्यू 1/√3, cot 45 की वैल्यू 1, tan 45 की वैल्यू 1 और tan 60 की वैल्यू √3 और tan 90 की वैल्यू जो होगी वो इन्फिनेटिव है। इसी तरीके कॉसेक की बात करें तो इसका अपोजिट 0/1 दिया था, अब 1/0 तो अपरिभाषित, ये उल्टा हो जाएगा तो आपका 2 आ जाएगा। आगे ये भी उल्टा अपोजिट हो जाएगा तो √2 आ जाएगा आपका। आगे √3/2 दिया है, ये भी अपोजिट तो 2/√3 और फिर 1, ठीक, क्योंकि 1 को 1 से डिवाइड करेंगे और उल्टा करेंगे तो वही। अब इसी के साथ देखिए जैसे ही आपने कॉसेक की वैल्यू निकाली तो देखिए अपोजिट चले आइए, यहाँ पे 1 तो ये सेक 0 की वैल्यू 1, यहाँ पे 2/√3 तो यहाँ पे भी 2/√3, फिर √2, फिर 2, फिर इन्फिनेटिव। इस तरीके से जो कॉट होगा वो आपका tan का अपोजिट होगा। अब आगे देखिए कुछ इंपॉर्टेंस फार्मूले लेके आया हूँ मैं जो आप क्लास 6 से पढ़ते चले जा रहे हैं। अगर आपको अभी भी याद नहीं है तो आप उनको एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। हो सकता है कि आप जब कोई इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो तो वहाँ पे इन नंबरों इन फार्मूलेस को आपकी ज़रूरत पड़ जाए। तो देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, a प्लस बी का होल क्यूब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर, a माइनस बी का होल क्यूब a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का देखिए ए प्लस बी ब्रैकेट दूसरे ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और अगला ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आगे आप देखेंगे यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना दिया है 0, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर आएगा आपका 3ab। ट्रिग्नोमेट्री जो होती है आपकी वो केवल और केवल फार्मूले बेस्ड होती है। अगर आपको उसके फार्मूले आते हैं तो आप किसी भी तरीके के क्वेश्चंस को जल्दी से सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपको उसके फार्मूले ही नहीं आते हैं तो आप उसको नहीं कंप्लीट कर पाएंगे। तो यहाँ से मैंने जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले आपको बनते थे वो मैंने आपको बताए। अब आगे वाले चैप्टर्स पे हम लोग चलते हैं। आगे आपका चैप्टर 10 है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, मतलब वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल मतलब वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr। एरिया ऑफ सर्कल क्या, वृत्त का क्षेत्रफल πr स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल या अर्ध परिमाप जिसे बोलते हैं तो πr + 2r होगा आपका। आगे आपका दिया एरिया ऑफ रिंग या वलय का क्षेत्रफल πr1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर। जो भी सर्कल होगा जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, जिसकी रेडियस ज़्यादा होगी उसको पहले लिखेंगे और छोटे वाले को बाद में लिखेंगे। आगे आप देखेंगे यहाँ पे लेंथ ऑफ माइनर आर्क,
क्या है, लेंथ ऑफ माइनर आर्क मतलब लघु त्रिज्य खंड का चाप, ठीक है। तो थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर होगा। लेंथ ऑफ मेजर आर्क दीर्घ त्रिज्य खंड का चाप, तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, या आप इसी को लिख सकते हैं 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर की बात करें तो लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है, तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर² होगा। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर की बात करें या दीर्घ त्रिज्य खंड की बात करेंगे आप यहाँ पे, तो होगा पाई आर² माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर², या इसी को लिखेंगे 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर²। इस तरीके से आप कंप्लीट करेंगे और यहाँ से आपके जो फार्मूले थे वो पूरे फार्मूले कंप्लीट हुए। इस चैप्टर्स के थोड़े से जो इम्पोर्टेंस फार्मूले थे वो मैंने कंप्लीट किए, और जो बचे फार्मूले मैं और आपको आगे डिस्कस कर रहा हूँ। अब आगे आप देखेंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर² माइनस 1/2 r² साइन थीटा। आगे इसी के दिया एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट या दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल, तो पाई आर² माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट या लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। आगे चलते हैं हम लोग लेंथ ऑफ आर्क जिसे त्रिज्य खंड का चाप कहते हैं, चाप की लंबाई कहते हैं, तो एल बराबर होता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। आर्क जो होगा एरिया ऑफ आर्क होता है वो 1/2 r और l होता है, और यहाँ से एल की वैल्यू यहाँ पे रख दी जाती है आपकी। आगे देखेंगे आप यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ सेक्टर त्रिज्य खंड का परिमाप, तो 2 पाई प्लस 2 पाई आर इंटू थीटा अपॉन 360 होगा। एरिया ऑफ ट्रेंगल की बात करें तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो 1/2 बेस इंटू हाइट, या इसी को कहते हैं 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। आगे आपने इक्विलेटर ट्रेंगल पढ़ा होगा, इक्विलेटर ट्रेंगल्स का एरिया देखेंगे हम लोग। इक्विलेटर ट्रेंगल्स क्या होता है आपका उसके बारे में देखेंगे। तो एरिया ऑफ इक्विलेटर ट्रेंगल या समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल की बात करें तो √3/4 a² होता है, और इसका भी उपयोग हम लोग इस चैप्टर में करेंगे। इस फार्मूले का उपयोग भी इस चैप्टर में बहुत होता है। आगे देखेंगे चैप्टर 11 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्यूब। क्यूब क्या होता है, जिसमें दो स्क्वायर्स को ज्वाइंट करके बनाया जाता है। उससे में सबसे पहले पढ़ेंगे लेटरल सरफेस एरिया। क्या पढ़ेंगे, लेटरल सरफेस एरिया, जिसको हम बोलते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होता है 4a²। टोटल सरफेस एरिया संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6a²। वॉल्यूम की बात करें आयतन की तो a³। डायगोनल्स विकर्ण की बात करें तो √3a। आप चलेंगे क्यूबॉइड की ओर। क्यूबॉइड क्या होता है हम लोग वो देखेंगे, जिसे हम लोग घनाभ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, घनाभ। इसका लेटरल सरफेस एरिया देखेंगे तो 2h ब्रैकेट l प्लस बी, जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2h ब्रैकेट l प्लस बी। इसे आप 4 वॉल या दीवार का, 4 दीवार का एरिया भी बोल सकते हैं, ठीक। टोटल सरफेस एरिया संपूर्ण पृष्ठ की बात करें तो 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL। वॉल्यूम आयतन की बात करें तो L इंटू बी इंटू एच। डायगोनल्स की बात करें विकर्ण की तो √L² प्लस B² प्लस H²। सिलेंडर बेलन की बात करें, देखिए बेलन आ गया आपका। बेलन का क्या होता है, सबसे पहले कर्व्ड सरफेस एरिया देखेंगे इसका, जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πRh होता है। टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो 2πr प्लस h होता है। वॉल्यूम या आयतन की बात करें तो πr² होता है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, और अब हम आगे पढ़ने वाले हैं स्फीयर। देखिए आपका स्फीयर, स्फीयर मीन्स गोला। गोला का वॉल्यूम या आयतन क्या होता है आप देखेंगे तो 4/3πr³ होता है। सरफेस एरिया की बात करें, पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो 4πr² होता है। हेमिस्फीयर खोखले गोला या अर्ध गोले की बात करें तो वॉल्यूम हो जाएगा आपका 2πr³। टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो 3πr², और कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करेंगे तो आ जाएगा 2πRh। टोटल का मतलब संपूर्ण क्षेत्रफल, और कर्व्ड का मतलब अर्ध, जिसे बोलते हैं आधा, वो हो जाएगा 2πr²। इसी में आगे हम लोग देखेंगे शंकु। शंकु मतलब कोण, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल πrl होगा। टोटल सरफेस एरिया संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल πr r प्लस l हो जाएगा।
वॉल्यूम आयतन की बात करें तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। एल फॉर स्लाइंट हाइट जिसे आप त्रिज्यक ऊंचाई बोलते हैं। एल इज इक्वल टू होता है अंडर रूट या स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आपका इसमें आपको बनता है हेलो सिलेंडर, अभी हम लोग वो भी पढ़ेंगे इस पर। अब आपका है हेलो सिलेंडर, खोखला बेलन जिसे बोलते हैं। यहाँ पे गोला लिखा है, गोला की जगह आपका क्या होगा, बेलन होगा। क्या होगा आपका, बेलन। ठीक है, बेलन आप करेंगे इसको, खोखला बेलन। इसका वॉल्यूम आयतन की बात करें तो पाई एच आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। कैपिटल आर जो होगा वो बड़े बेलन की रेडियस होगी और छोटे की जो होगी वो स्मॉल आर होगी। कर्व सरफेस एरिया की बात करें, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो 2 पाई एच आर प्लस आर, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर हो जाएगा। टोटल सरफेस एरिया की बात करें, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल की बात करें तो 2 पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर एच प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर हो जाए। इन फार्मूले के यूज़ करके हम इस चैप्टर्स में मैक्सिमम क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। अगर आपको फार्मूले लर्न है तो आप मैथ को आसानी से कंप्लीट कर पाएंगे, उसके जो सवाल हैं वो आसानी से कर पाएंगे। अगर आपको इसके फार्मूले ही नहीं याद है तो आपका जब उसका बेस ही नहीं मजबूत, आपको आगे क्या करना है यही नहीं मालूम होगा, कौन सी चीज़ कहाँ पे अप्लाई करनी ये नहीं मालूम होगा, तो आप उसको आसानी से नहीं कर पाएंगे। तो मैथ जो होती है वो एक समझने वाली सब्जेक्ट होता है, उसको हम समझ के करते हैं। समझने के साथ साथ अगर हमें उसके फार्मूले समझ में आ जाए, फार्मूले लर्न हो, तो बहुत जल्दी हम उस क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, उसका आंसर निकाल लेते हैं। अब आपका ये लास्ट चैप्टर है स्टैटिक्स, सांख्यिकी, मीन्स जिसे मीन बोलते हैं। इस पे हम लोग मीन पढ़ेंगे, समांतर माध्य निकालना। समांतर माध्य आपने बहुत छोटी क्लास से पढ़ना सीखा है, 7th 8th से पढ़ा। एवरेज जिसे बोलते थे उसी तरीके का है, सेम एज इट। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ते हैं, एक्स बार बराबर होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई और सिग्मा एफ आई। ये आपका समांतर माध्य निकालने की डायरेक्ट विधि होती है, डायरेक्ट मेथड होता है, आप इसे डायरेक्ट निकालते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, बोर्ड पेपर में वो आपसे पूछता है, नाम दे देता है। जैसे यहाँ पे दिए एज्यूम मीन मेथड, कल्पित माध्य विधि। अब जब इस तरीके का आपका देगा तो आपको इसी विधि द्वारा वहाँ पे इसी के फार्मूले का यूज़ करके इसी की विधि से समांतर माध्य निकालना होगा। तो एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई, सिग्मा एफ आई आ जाएगा, डी आई इक्वल टू आ जाएगा, जो आपका डी आई आया वो कहाँ से आया, तो एक्स आई माइनस ए होगा। ठीक, आगे आया आपका इसी में स्टेप डेविटेशन मेथड। ठीक है, स्टेप डेविटेशन मेथड, इसे पराग विचलन विधि बोलते हैं हम लोग। इसमें भी एक्स बार बराबर क्या होता है, ए प्लस एच सिग्मा एफ आई यू आई, सिग्मा एफ आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, और जो यू आई होता है वो होता है सिग्मा आपका एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। देखिए एच जो होता है, जो आपके उसके इंटरवल्स दिए होते हैं उनके बीच का जो गैप होता है वो होता है ए, आप मानते हैं कि कौन सी है, और उसी में एक्स आई माइनस ए होता है। जब आपको मैं इसके क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको लगेगा ये तो बहुत ही ईजी चैप्टर है, और मैं आपके जो प्रैक्टिस है इसी चैप्टर से शुरुआत कराऊंगा। स्टैटिक्स से ही हम लोग जो अपनी प्रैक्टिस है वो करना शुरू करें, क्योंकि स्टैटिक्स के ज़्यादातर क्वेश्चन आपके 100% ही आते, और वो भी ज़्यादा मार्क्स पे 3 या 4 या 5 मार्क्स पे आपके आते। तो हम लोग सबसे पहले इसी को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि इसके जो क्वेश्चंस होंगे आपके ज़्यादातर फार्मूले बेस्ड होंगे। तो अगर हमको ये अगर हमको इसके फार्मूले याद हो गए, ये याद हो गए और इनके क्वेश्चन कर लिए, तो हमारे 4-5 नंबर पक्के रहेंगे। और इसका मैं केवल एक ही वीडियो बताऊंगा आपका, और अगर आप उस एक वीडियो को अच्छे से पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पे आप उसके क्वेश्चंस को, स्टैटिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। स्टैटिक्स का ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा बोर्ड पेपर में जिसे आप सॉल्व ना कर पाएँ, बशर्ते आपको एक वीडियो देखना होगा इसका। ठीक, मूड या बहुलक की बात करें तो देखिए एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन 2 F1 माइनस एफ जीरो और माइनस F2 इंटू एच होता है। तो देखिए F1 जो होती है, जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है, और F0 उसके ऊपर होता है, और F2 उसके नीचे होता है। H आपको अभी मैंने बता दिया, जो कॉमन डिफरेंस होता है वो होता है इंटरवल्स के बीच, और L जो होती है वो लीस्ट होती है, सबसे कम, जहाँ पे आपने इंटरवल जो आपने F1 लिया उसके सामने जो लिमिट दी होगी वो होगी। मीडियन की बात करें, माध्यिका भी आप बचपन से पढ़ते चले हैं, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाता है, L प्लस N/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच होता है।
एल वही है, एन यहाँ पे चेंज हो जाता है। अगर ऑड होगा तो सबसे पहले n+1/2 ये लगाएंगे। अगर इवन होगा आपका तो आपने छोटी क्लास में भी पढ़ा है, इवेंट्स के लिए फार्मूला क्या होता है, n/2 टर्म्स प्लस n/2 प्लस 1 टर्म्स अपॉन 2। यहाँ से हम लोग चेक करते हैं, n की वैल्यू फाइंड करते हैं। यहाँ से जो n की वैल्यू निकलेगी वो यहाँ पे रखेंगे, और CF जो होता है कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, इसको हम ऐड करते हुए जो आपकी फ्रीक्वेंसी दी होती है उसको ऐड करते हुए चलते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि हम लोगों ने जितने भी फार्मूले बन सकते थे, जितने भी इम्पोर्टेंस फार्मूले थे, उसको हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग अगली क्लास से, जब मेरी क्लास कल वीडियो अपलोड होगा तो उस पर मैं आपको बताऊंगा कि स्टैटिक्स में किस तरीके के क्वेश्चंस बोर्ड पेपर में आपसे पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर करना ताकि वो अच्छे मार्क्स ला सकें। अगर उनकी तैयारी अच्छी है तो वो अपने आप को चेक कर सके कि मैं कितने पूरी तरह से पेपर देने के लिए कंप्लीट हूँ कि नहीं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। उससे पहले मैं एक बता देता हूँ आपको कि मैं कल आपको हिंदी के नोट्स दूंगा। हिंदी को आपको किस तरीके से पढ़ना है वो मैं कल आपको बताऊंगा, और अगर आप उसी तरीके हिंदी को पढ़ते हैं तो मैं श्योर हूँ, मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आप 70 में से 60 मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं, कैसे ला सकते हैं हिंदी में। तो कल मैं हिंदी का वीडियो डालूंगा और आप उसको बहुत जल्दी से तेज़ी से देख लीजिए, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं होगा, बहुत कम समय है आपके पास, केवल कल भर का समय है। और आप अच्छे से तैयारी करिए, अच्छे से पेपर दीजिए, कोई डरने की बात नहीं है। ऐसे एग्ज़ाम आप लोग देते ही रहते हैं, इसलिए कोई भी डर नहीं लेना है आपको, कोई भी फ्रस्ट्रेट नहीं होना है आपको कि किस तरीके का पेपर होगा। आप अच्छे से जाइए, फ्रेश जाइए। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।